अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम राइटिंग टास्क चेक करेंगे आइल्स का। ठीक है, जब आप पेपर वाले दिन जाते हैं तो आइल्स में सबसे पहले आपका लिसनिंग होता है, फिर उसके बाद आपने राइटिंग देना होता है। राइटिंग के केस में दो टास्क होते हैं। पहले वाला छोटा होता है जिसको नॉर्मली कहा जाता है कि आप उस पर 20 मिनट लगाएं, क्योंकि आपने 150 वर्ड्स लिखने होते हैं। ठीक है, अगर आपका एकेडमिक है तो सिर्फ उसमें आपको कुछ फिगर, चार्ट या बाई ग्राफ दिया गया होगा, उसको आपने एक्सप्लेन करना होता है। अगर आपका जनरल है तो आपने क्या करना है, एक लेटर लिखना होता है। ठीक है, राइटिंग टास्क 2 जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। दोनों केसेस में आपने कैसे लिखना होता है और वो 250 वर्ड्स का होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। आइल्स एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 देखते हैं। ठीक है, एकेडमिक के केस में आपको एक ग्राफ दिया जाता है या एक चार्ट दिया जाता है या एक टेबल दी जाता है। ठीक है, एक डायग्राम दी जा सकती है, एक प्रोसेस कोई दिया जा सकता है जिसके ऊपर आपने लिखना होता है, एक रिपोर्ट लिखनी होती है। ठीक है, उस रिपोर्ट में आपने ये बताना होता है कि इसके अंदर क्या डाटा दिया गया और ये क्या एक्सप्लेन बता रहा है इसमें ना। आपको नॉर्मली रिकमेंड किया जाता है कि इसके ऊपर आप 20 मिनट लगाएं, क्योंकि दूसरे टास्क के लिए आप 40 मिनट बचा के रखें, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस वन के। राइटिंग टास्क में क्या हो सकता है, देखिए लाइन ग्राफ हो सकता है। जैसे देखिए ये ग्राफ है, ठीक है, यहां से ये क्या कर रहा है, अपवर्ड ट्रेंड बता रहा है। ठीक है, अपवर्ड ट्रेंड बता रहा है, ये क्या करता है, मैक्सिमम इस लेवल को हिट कर रहा है। फिर उसके बाद इसमें क्या है, डाउनवर्ड ट्रेंड, और एंड रिजल्ट ये है ना। अब ये देखिए ये ओवरऑल जो है ना, ये इंक्रीजिंग है ना ये डिक्रीजिंग है। तो इसके अंदर पहले अगर आप इसको 2 स्टेप्स में करें तो 1960 से लेकर 1990 तक इसके अंदर इंक्रीज आ रहा है, फिर उसके अंदर डिके आ रहा है ना। एंड रिजल्ट के ऊपर 80 बैरल्स के ऊपर जा खत्म हो रहा है। एक्चुअली ये बताया गया कि किस ईयर में कितने मिलियन बैरल जो है ऑयल एक्सपोर्ट किया जाए। ठीक है, 1960 में देखिए 20 मिलियन से कम किया गया। इस तरह 1970, 1980, 1990, 2000 तक बताया। ठीक है, तो ऑयल एक्सपोर्ट के बारे में आपको लाइन ग्राफ दिया जा सकता है, बार चार्ट दिया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से बार चार्ट होता है जिसको आपने एक्सप्लेन करना होगा। पाई चार्ट दिया जा सकता है। ठीक है, पाई चार्ट में हर चीज का प्रोपोर्शन होता है और डिफरेंट कलर्स होते हैं ना। ठीक है, अगर कलर ना हो तो फिर इसके अंदर लिखा होता है ये ऑयल है, ये आपको कॉटन है, कॉफी है, पेपर है। ठीक है, एक्सपोर्ट्स बताया गया ये ना, एक्सपोर्ट्स का एक बाय चार्ट। आपको एक प्रोसेस डायग्राम दी जा सकती है। ठीक है, देखिए एक पूरा प्रोसेस है, उसका डायग्राम है सांस चलते चलते। तो इनमें से कोई भी चीज पूछी जा सकती है। तो 1 बाय 1 सारों का सोल्यूशन देखते हैं। देखिए ये पाई चार्ट है ना। This line graph shows the amount of oil exported from Fendesef in the period of 1960 to 2000। ये देखिए 1960 से लेकर 2000 तक ये बताया गया है कि इसके अंदर क्या है, पीरियड क्या है। It is clear that the overall rise in export, देखिए यहाँ ओवरऑल का मतलब यहां से लेकर यहां तक ओवरऑल क्या है, rise in the export of country, although they begin fall towards the end of the period। ठीक है, तो इसमें पहले हमने ये बताया कि this line graph shows the amount of oil exported from a specific period, है ना। अब दूसरी बात हमने की, it is clear that there was an overall rise in export from this country। देखिए ओवरऑल जो है यहां से लेकर यहां तक क्या है, राइज आ रहा है। ठीक है, although they begins to fall towards the end of the period। देखिए यहां देखिए end of the period के अंदर they begins to fall, यहां पे क्या हो गया, इन्होंने इनकी वैल्यू इनका डिक्रीज होना शुरू हो गई। ठीक है, looking in more details it can be observed that from 1960 to 1970 there was a slight rise of export from 10 million to 2 million barrel। देखिए यहां से लेकर यहां तक 10 मिलियन से लेकर 2 मिलियन बैरल्स तक चला गया। एंड फ्रॉम 1970 to
80 देयर वाज अ मॉडरेट इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। देखिए यहां से लेकर यहां तक ज्यादा इंक्रीज है ना, इधर से देखिए यहां से थोड़ा इंक्रीज है, यहां से मॉडरेट ज्यादा इंक्रीज है एज कंपेयर टू यहां पे स्मॉल इंक्रीज है। अगले वाला वर्ड हमने यहाँ पे क्या किया, देयर वाज अ मॉडरेट इंक्रीज, थोड़ा ज्यादा इंक्रीज है ना। अगले वर्ड आप और ज्यादा तो उसके लिए हम एक और वर्ड इस्तेमाल करें। देयर वाज अ मॉडरेट इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स टू 45 मिलियन बैरल्स। देखिए यहां से लेकर यहां तक 45 मिलियन बैरल्स तक चला गया। एंड देन अ ड्रामेटिक राइज टू 10 मिलियन बैरल्स इन 1990। देन अ ड्रामेटिक, देखिए ये यहां से लेकर यहां तक अ ड्रामेटिक राइज है ना। सबसे पहले वाले को हमने क्या कहा, अ स्लाइट राइज है ना, पहले वाले को स्लाइट राइज कहा। दूसरे वाले के लिए हमने पहले देखिए यहाँ पे राइज का वर्ड इस्तेमाल किया, स्लाइट के साथ राइज इस्तेमाल किया। अब या दूसरे के साथ राइज नहीं इस्तेमाल किया, यहां तक मॉडरेट, देयर वाज अ मॉडरेट राइज नहीं बोला, मॉडरेट उसका दूसरा सैनन में इस्तेमाल किया, मॉडरेट इंक्रीज है ना, ठीक है। और उसके बाद अगले वाले के लिए हमने यहां से लेकर यहां तक ड्रामेटिक राइज भी कह सकते हैं, देयर वाज अ ड्रामेटिक चेंज भी कह सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम 1990 टू 2000 however export fell moderately to 80 million barrels per year। देखिए फ्रॉम 1990 टू 2000 exports export fell moderately to मॉडरेटली, देखिए दोबारा फेल मॉडरेटली, यानी कि जैसे यहां पे रेट था ना, ये देखिए ना ये स्लाइड गया है ना ये ड्रामेटिक गया, ये मॉडरेटली नीचे गया ना, टू 80 बैरल पर मिनट। नेवरदलेस इन 2000 एक्सपोर्ट वर स्टिल 8 times हायर देन दे वर एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड। ठीक है, यहां पे देखिए हमने क्या कह दिया, 8 टाइम हायर, यानी कि जहां पे 10 थी तो यहाँ पे 80 है। तो हमने ये नहीं कहा कि यहाँ पे 10 मिलियन बैरल है और यहाँ पे 80 मिलियन बैरल और 8 टाइम हायर। ठीक है, रेड वाले को मैंने इंट्रोडक्शन का नाम दिया है। ठीक है, दिस लाइन ग्राफ शोज द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ओवरव्यू दिया है। ठीक है, इट इज क्लियर दैट देयर वाज एन ओवरऑल इंक्रीज, है ना, बट देयर वाज अ स्लाइट डिके एट द एंड। तीसरे वाले को जो हमने डिटेल दिया उसको हमने ब्लैक कलर दिया। अच्छा, बार चार्ट है, इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट्स बताई गई हैं जी फ्रॉम फैंटेसिया, और एक्सपोर्ट्स बताई गई हैं डिफरेंट चीज की। ऑयल की 35% है, रबर, टी, कॉटन, कॉफी एंड पेपर। ठीक है, इट्स बार चार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं। दिस बार चार्ट शोज द वेरियस प्रोडक्ट्स विच वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम फैंटेसिया इन 2005 एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम दैट कंट्री। ठीक है, मतलब ये बाय चार्ट शो कर रहा है आपकी एक्सपोर्ट्स को और एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स को। दिस बाय चार्ट शोज द वेरियस प्रोडक्ट्स विच वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम फैंटेसिया, मतलब ये एक स्पेसिफिक मुल्क है उससे ये एक्सपोर्ट की गई है एज ए परसेंटेज ऑफ देयर टोटल एक्सपोर्ट। ठीक है, उनके परसेंटेज है टोटल एक्सपोर्ट का स्पेसिफिक कंट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया, आगे ओवरव्यू देते हैं। इट इज क्लियर दैट ऑयल इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ 6 एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमने 6 एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट्स का नाम लिया है, यहां पे इन सारों को गिन के नहीं बताया। ठीक है, इट इज क्लियर दैट ऑयल इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ 6 प्रोडक्ट्स, यानी ऑयल जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये 35% का शेयर दे रहा। अब आगे डिटेल देते हैं। लुकिंग क्लोजर इन डिटेल एट द चार्ट, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ऑयल अकाउंट्स फॉर 35 of all exports in 2005,
This is 15% higher than the most import exports, which is the tea. ठीक है, जो आपका नेक्स्ट वाला है उससे 15% हायर है, जो कि विच इज द टी, जो कि टी है. देखिए ये 35% है, तो उससे अगले वाला नेक्स्ट मोस्ट हायर क्या है, टी है. ठीक है, जिसका 20% है. And the paper were equally important to the country in 2002. ठीक है, कॉटन एंड पेपर वर इक्वली इंपॉर्टेंट. अब देखिए कॉटन और पेपर को दोनों को हमने अलग-अलग एक्सप्लेन करने के बजाय हमने कहा कॉटन और पेपर जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दे मेड अप 30% ऑफ टोटल फिगर. अब देखिए यहां हमने हर एक को 15-15 नहीं कहा, 15 और 15 जमा करके 30 कर दिया, और हमने क्या कह दिया, दे मेक 30% ऑफ टोटल फिगर. While the coffee and rubber were relatively minor contributors to the exports at 10% and 5% relatively. देखिए यहाँ पे कॉफी का नाम दिया है, कॉफी 5%, रबर व 10%. ठीक है, Fantasia is clearly a country that relies heavily on its natural resources and agriculture. देखें ये सारी चीजें नेचुरल रिसोर्सेज हैं और एग्रीकल्चर. देखें रबड़ है, सारी चीज एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होती है, नेचुरल रिसोर्स में. सही होगा. अच्छा, एक पाई चार्ट को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है. ठीक है, एक्सपोर्ट्स हैं इस केस में, पाई चार्ट के केस में, और जैसे आपको पिछला दिया गया था बार ग्राफ के केस में, एक्सप्लेनेशन में कोई फर्क नहीं है. देखिए इसमें परसेंटेज में दिया गया है, इसमें वही चीज क्या दी गया है, एक पाई चार्ट में दिया गया. ठीक है, तो इसको बिल्कुल पिछले की तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं आ सकता. ठीक है, ऑयल 35% है, देखें इसने 35% पे ऑयल रख दिया है, इस तरह दूसरे पे टी रख दिया, और लाइकवाइज 15% पे, ये दो चीजें हैं. तो इसको बिल्कुल मैंने वही वाले वर्ड्स एज इट इज लिख दिए. अच्छा, स्ट्रक्चर कैसे होगा, सबसे पहले आपने पैराफ्रेज करना है. ठीक है, आपका पैराग्राफ बता क्या रहा है, फिर आपने ओवरव्यू देना है. ठीक है, कि आपका ओवरव्यू मतलब ये चीज ओवरऑल जो है इसके अंदर क्या डिके आ रहा है या राइज आ रहा है, या ओवरऑल कौन सी चीज जो है वो सबसे ज्यादा क्या कर रही है उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है. ठीक है, उसके बाद आपने छोटा सा एक और पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपने सपोर्टिंग डिटेल्स पहले वाली लिखनी है. ठीक है, अगर एक ग्राफ है तो उसमें एक मेन सिग्निफिकेंट फिगर लिख दें, अगर एक से ज्यादा जितनी फिगर्स दी गई हैं तो उनको आप कंबाइन करके लिखेंगे. सबसे पहले जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है उसमें हम क्या करते हैं, पैराफ्रेज करके क्वेश्चन लिखते हैं. ठीक है, मतलब ये बताता है कि हाउ मेनी लाइक एस क्वांटिटी चेंजेस, एक्सपेंडिचर, जो फर्क आ रहे हैं, प्रोपोर्शन बता रहा है, इंफॉर्मेशन, ये डाटा दिया जा रहा है. ठीक है, दूसरे पैराग्राफ के अंदर हम ओवरव्यू देते हैं. ठीक है, कि ये जो हमारी फिगर है ये हमें क्या बता रही है एक्चुअली. तीसरे के अंदर हम सपोर्टिंग डिटेल्स देते हैं. ठीक है, सपोर्टिंग डिटेल्स में जैसे पिछले केस में हमने दो डायग्राम्स को रिप्रेजेंट किया था, इसी तरह चौथे में भी ऐसे ही काम करते हैं कि चौथा पैराग्राफ लिखना हो. राइटिंग टास्क 1, की पॉइंट्स टू रिमेंबर. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. ठीक है, आपने क्वेश्चन को बड़ा केयरफुली रीड करना है कि वो क्या मांग रहा है आपसे. यू मस्ट राइट एटलीस्ट 150 वर्ड्स. ठीक है, पैराफ्रेज द पॉइंट, जब आपने जो चीज लिखी हुई है ना वहां पे उसको एज इट इज वहां पे नहीं लिखना. ठीक है, पैराफ्रेज करके चीजें लिखनी, मतलब पहला जो आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है उसमें आपने चीज को पैराफ्रेज करके, जो क्वेश्चन है उसी को पैराफ्रेज करके लिखते हैं. ठीक है, आप रिव्यू लिखना जरूर कभी ना भूलें कि ये जो डायग्राम है ये क्या बता रही है. ठीक है, मेक श्योर यू ऑर्गेनाइज आइडियाज इन लॉजिकल फैशन. ठीक है, आप अपने आइडियाज को इन लॉजिकल वे में ऑर्गेनाइज करें. डू नॉट राइट कंक्लूजन. कंक्लूजन आपने बिल्कुल नहीं लिखना.
ठीक है। बी केयरफुल यूज ऑफ फिगर एंड डाटा, जो आपका फिगर है वो डाटा करेक्टली यूज करें, ठीक है। आपने सिर्फ 20 मिनट इस पे स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम फिर उसके बाद। IELTS राइटिंग टास्क 2, ठीक है। देखिए आपको एग्री या डिसएग्री का क्वेश्चन मिल सकता है। आपको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन दिया जाए, आप बताएं आप इसके बारे में एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, आप अपना ओपिनियन बताएं, ठीक है। आपको एडवांटेजेस या बेनिफिट्स बारे में पूछा जा सकता है, या किसी चीज के स्पेसिफिक डिसएडवांटेजेस जो है ना वो बताएं, ठीक है। या आप ये बताएं कि डू द एडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रेंड आउटवेट द डिसएडवांटेज, मतलब किसी एक स्पेसिफिक चीज है उसके एडवांटेजेस ज्यादा है या डिसएडवांटेजेस ज्यादा है, ठीक है। आपने किसी एक चीज को लेके उसको एक्सप्लेन करना होता है। आपने डिस्कस टू व्यूज प्लस योर ओन ओपिनियन, आपने उसमें क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा जाता है डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन, तो आपने दोनों व्यूज को एक्सप्लेन करना होता है और अपना ओपिनियन देना होता है। डिस्कस टू व्यूज ओनली बट हियर यू आर नॉट सपोज्ड टू गिव योर ओन ओपिनियन। कॉज प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, ठीक है। आपको स्पेसिफिक कोई मसला है, कोई सोशल प्रॉब्लम लेके उससे के कॉज उनका कॉज फॉर दिस रीजन, उस प्रॉब्लम का वजह क्या है, और जो आपसे एक पॉसिबल सजेशन पूछी जा सकती है, ठीक है। टू क्वेश्चन यानी कि टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। आपसे मतलब आपसे फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट मॉडर्न वर्ल्ड में पढ़ते हैं तो उसके बारे में आपसे ये पूछा जा सकता है वो क्या आपसे हिस्ट्री वो पढ़े या ना पढ़े, तो दो डिफरेंट क्वेश्चंस के दो डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। आपसे ओपिनियन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये 7 तरह के क्वेश्चन आपसे इस राइटिंग टास्क 2 में पूछे जा सकते हैं, वेदर इट्स एकेडमिक और वेदर इट्स जनरल। सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, आपने इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। टॉपिक को रिफ्रेश करना है, राइट योर ओन ओपिनियन करना है, ठीक है। पहले टॉपिक को रिफ्रेश करना है, फिर आपने अपना जो क्लेम है आप अगर उसके साथ एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं, जिस तरह का क्वेश्चन है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बतानी है, उसमें आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना है। अगर आपसे नहीं पूछा गया तो आपने कहना है कि वी विल डिस्कस बोथ ओपिनियंस, ठीक है। बॉडी पैराग्राफ 1 में आप क्या करते हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करते हैं, उसके एग्जांपल्स देते हैं, ठीक है। बॉडी पैराग्राफ जो तीसरे वाला होता है उसमें हम सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, ठीक है। उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लेते हैं, उसको एक्सप्लेन और एग्जांपल करते हैं, ठीक है। अगर आपसे कंक्लूजन मांगा जाए तो फिर हम क्या करते हैं, रीस्टेट योर ओपिनियन, हम जो ओरिजिनल वाला जो आपने ऊपर लिखा हुआ था उसको रिफ्रेश करके दूसरे अंदाज में लिखना होता है, ठीक है। आप जजमेंटल क्राइटेरिया क्या होता है, आप पोजीशन अपनी क्लियर करते हैं, आप अपने एविडेंस देते हैं, आप 250 वर्ड्स लिखते हैं। क्लैरिटी एंड फ्लुएंसी इन द मैसेज होनी चाहिए, ठीक है। आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए और फ्लुएंट होना चाहिए, ठीक है। आपके जो रिस्पॉन्स है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए, इंफॉर्मेशन जो है वो लिंक्ड होना चाहिए आइडियाज और लैंग्वेज के साथ, ठीक है। इसी तरह लॉजिकल सीक्वेंस होने चाहिए जिसे हम कोहेरेंस कहते हैं, ठीक है। और आपने एप्रोप्रिएट कनेक्टर इस्तेमाल करने, ठीक है, प्रोनाउंस और कंजक्शन इस्तेमाल करने, कोहेजन, ठीक है। एक्यूरेसी एंड एप्रोप्रिएट, देखिए आपने लेक्चर रिसोर्सेज में ये होता है कि आपने एक्यूरेट और एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करने होते हैं। आपके वोकैबुलरी एक्यूरेट होनी चाहिए और एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, सही जगह के ऊपर सही वर्ड लिखा होना चाहिए। ग्रामेटिकल रेंज और एक्यूरेसी चेक होती है, ठीक है, स्पेलिंग आपके सही है। टास्क अचीवमेंट, आपने जो टास्क है उसको सही इंफॉर्मेशन आपने कंस्ट्रक्ट की है, ठीक है। कोहेरेंस और आपको जो इंफॉर्मेशन है वो आपने क्लियरली की है और अंडरस्टैंडेबली की है, ठीक है। आपने कहीं रिपीटिव तो नहीं रहे आप, ठीक है। आपकी ग्रामर चेक की जाती है, ठीक है।
तो आपने टास्क अचीवमेंट के लिए प्लान योर पैराग्राफ यूजिंग गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन, आपने पैराग्राफ को अपने प्लान करके लिखना होता है, ठीक है। आपने कोहेरेंस के लिए आपने अपना ब्रेनस्टॉर्म करना है, ठीक है, सही तरह आपने दिमाग इस्तेमाल करना है, आपने रीफ्रेजिंग इस्तेमाल करनी है लग्जरी रिसोर्स में, आपने स्ट्रक्चर एप्लीकेशन साथ में चेक करनी होती है, ठीक है। आप अपने तौर पे एक प्लानिंग री राइटिंग प्लानिंग भी बना सकते हैं। राइटिंग करने से पहले जो प्री राइटिंग होती है उसका आपको प्लानर बना सकते हैं। पहले इंट्रोडक्टरी वर्ड लिखते हैं, फिर उसके एग्जांपल्स लिखते हैं, ठीक है। उसके को वर्ड्स जो हैं जो आपके जहन में आते हैं वो लिख सकते हैं आप इलादा, है ना। कंजक्शंस आपकी सही होनी चाहिए, क्लास कनेक्टर सही होनी चाहिए, सेंटेंस कनेक्टर, डिस्क्रिप्टिव और प्रोनाउन सही तरह इस्तेमाल होने चाहिए, ठीक है। सारा को चेक करते हैं। कंजक्शन देखिए, एंड है ना, देखिए आज जैसे दिस इशू इज सीरियस एंड थ्रेटनिंग, है ना, ये मसला ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है ना। आप बट का सही इस्तेमाल करें, और का सही इस्तेमाल करें, है ना, और नेग्लेक्टेड और सेट असाइड, यानी कि या तो इसको नेग्लेक्ट करें या इसको साइड पे छोड़ देना। और का मतलब बोथ एंड, ठीक है, आइदर और इस्तेमाल करें, नाइदर या नॉर अच्छी तरह सही तरह। देखो एक चीज है ना, कंजक्शन वो सही तरह से इस्तेमाल होने चाहिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, सही जगह पे सही चीज इस्तेमाल करें। ये कुछ एग्जांपल्स दिए है ना। दिस इशू क्रिएट्स नॉट ओनली प्रॉब्लम बट ऑल्सो क्राइसिस, ठीक है। दिस इशू गिव्स नाइदर बेनिफिट्स नॉर लॉस, मतलब आपने इनको सही तरह से इस्तेमाल करना होता है। क्लास कनेक्टर्स मतलब एंड, बट, येट जो आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखें टाइम के बारे में आप इस्तेमाल करते हैं, आप एज लॉन्ग, व्हेन, व्हाइल, एज लॉन्ग एज सून पॉसिबल, मतलब सिंस, आफ्टर। कॉज के बारे में अगर आपने किसी कॉज बताना हो तो आप बिकॉज इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंस इस्तेमाल कर सकते हैं, एज इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने कंडीशन बतानी हो इफ कह सकते हैं, अनलेस कह सकते हैं, एज लॉन्ग एज कह सकते हैं, प्रोवाइडेड जो प्रोवाइडिंग वेदर कह सकते हैं, प्लेस, वेयर या वेयर एवर कह सकते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव क्लासेस में हु, हुम, व्हाट का एग्जैक्ट सही इस्तेमाल होना चाहिए। सेंटेंस कनेक्टर सही होना चाहिए ना, जो एक सेंटेंस को दूसरे के साथ जोड़ रहे होते हैं। कनेक्टिव पंक्चुएशन है कॉमा ना, बिटवीन आइटम्स का आप दो आइटम्स के बीच में आप लिखते हैं, जैसे आई नीड पीस, बटर, शुगर एंड एग, देखिए ये कॉमा इस्तेमाल किया ना। बिटवीन आइटम्स के बीच में एक सिंगल लिस्ट के बीच में लिखते हैं। टू शो अ पॉज इन लॉन्ग सेंटेंस, आप एक लंबे सेंटेंस में पॉज लेने के लिए यूज करते हैं। They did not want to eat before I'd arrived, but I was 1 hour late. तो यहाँ पे बीच पे उसने पॉज ले लिया। When you want to add extra information, ठीक है, Lucy, who told you about before will be coming. इसका मतलब है लूसी को तुझे मेरे से आने से पहले किसने बता दिया कि मैं आ रहा हूं। बिफोर टैग क्वेश्चन, ठीक है, आपने किसी से क्वेश्चन करना हो तो डू यू लव मी, डोंट यू, यानी कि आपने क्वेश्चन अपने पहले क्वेश्चन किया उसको साथ में टैग कर दिया ना। इसी तरह कॉलन का सही इस्तेमाल होना चाहिए। टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट और ए कोटेशन ऑफ सेंटेंस, जैसे देखें यू नीड द फॉलोइंग, आपने क्या कर दिया, ये लगा दिया कॉलन। पेंट, ब्रशेस, क्लॉथेस, जो सारी चीजें लिखते हैं, ठीक है। यूएस में ग्रीटिंग्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जैसे डियर कस्टमर, डियर मिस्टर स्टेन। सेमी कॉलम इस्तेमाल करते हैं तो आप एक सेंटेंस के दो पार्ट्स को इलादा करने के लिए। आई स्पोक टू लिंडा ऑन मंडे, शी कांट कम टू द मीटिंग टुमारो। आपने दो पार्ट्स को अलग-अलग कर दिया। डैश टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, आपने दो पार्ट्स को सेंटेंस को अलग कर दिया।
या मीन टू द कार वन विद द ब्रोकन विंडो वाज पार्क्ड आउटसाइड अवर हाउस। ठीक है, आपने एक सेंटेंस की डिफरेंट चीजों को इलादा कर दिया ना। द लंदन Edinburgh train leaves every morning at night। प्रोनाउंस का सही इस्तेमाल होना चाहिए। कॉमन ग्रामेटिकल एरर जो इस्तेमाल करते हैं, देखें वर्ब का सही इस्तेमाल करना चाहिए, टेंसेस का सही इस्तेमाल करें, एक्टिव वॉइस, ठीक है, रॉन्ग पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, कलेक्शन ऑफ एरर्स हो सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स की बात करें, देखिए आप जो है ना कोशिश करें कि इंट्रोडक्टरी पार्ट के ऊपर ज्यादा जोर ना लगाएं। जो आपका ना दरमियान में जिसके ऊपर आपने रीजनिंग देनी है उसके ऊपर ज्यादा जोर लगाएं। ऑल इन ऑल आप ये कह सकते हैं, तो आप प्लान करें, चीजों को फुलफिल करें, कनेक्ट करें, वेरी करें और चेक करें। ठीक है, आप सबसे पहले अपने को प्लान करें, फिर उसकी चीजें रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें, आइडियाज को कनेक्ट करें, उनके अंदर थोड़ी वेरिएशन लेके और चेक करें। ठीक है, आज के लिए इतने काफी। आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।